हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी पीटी 365 की सीरीज में, जहां पर हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इस समय 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलने वाला है अभ्यास का महासंग्राम, जहां पर ये सब जो टीचर्स हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। आप देख सकते हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट कब कब कवर होंगे, तो आप इसमें जरूर एनरोल करिएगा। ऑल्सो यू कैन किक स्टार्ट योर आईएएस जर्नी एंड लाइफ स्कॉलरशिप टेस्ट जो है अनअकैडमी के होते रहते हैं। अभी 9 अप्रैल को आने वाला है, सुबह 11 बजे होगा, तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना। आरंभ बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। 30 मार्च से बेसिकली स्टार्ट हो गया। आगे भी जब भी न्यू बैच आएगा आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। 3 इयर्स क्यूरेटेड प्रोग्राम भी है उन सब के लिए जो कि कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में जस्ट एंटर किए हैं, पर दिमाग में ये है कि नहीं आईएएस की तैयारी करनी है, तो इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच के थ्रू आप अपनी तैयारी को 3 ईयर के कोर्स में कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। ऑप्शनल के वेरियस एजुकेटर्स हैं, इन सब से आप ऑप्शनल भी कवर कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन है आपका, अगर आपको उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, कवर करना है, तो इन सब टीचर्स की सहायता आप ले सकते हैं। ऑल्सो आज से बेसिकली क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं जीएस ऑफलाइन बैच की, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को। इससे पहले हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स को कवर किया था, कुछ टर्म्स लास्ट में देखे थे। आज हमें फाइनेंशियल मार्केट वाला जो पोर्शन है उसको कवर करना है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग। अब देखो, द हिंदू में आपने बहुत बारी देखा होगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये रेटिंग दी है, ये रेटिंग दी है। कभी मूडीज का नाम आपने सुना होगा, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर का सुना होगा, है ना। तो अभी क्या हुआ है, सेबी ने इशू कर दिया है गाइडलाइंस को ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द रेटिंग स्केल्स, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं। तो अभी क्या है, एक स्टैंडर्ड रेटिंग होगा। अगर जो भी रेटिंग मिली है उसके आगे ये बता दिया जाएगा कि हाँ, दिस इज द नेम ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड वो आपको ये पर्टिकुलर सिंबल, आपको ये रेटिंग दे रहे हैं। अब स्टैंडर्डाइज सिंबल्स एंड देयर डेफिनेशन हैव बीन डिवाइज्ड फॉर इशूअर रेटिंग या फिर कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग के लिए यहाँ पर ये चीज आई है। कौन कौन सी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। रेटिंग सिंबल्स क्या क्या है, अगर ए की हम बात करें, यानी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू द डेब्ट ऑब्लिगेशंस। आल्सो ए की बात करें, यहाँ पर भी हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है। ए में भी एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी है। बी होता है जिसमें मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी होती है। फिर मॉडरेट रिस्क भी कहीं ना कहीं बी में आ जाता है। बी अगर आपको मिल रहा है कैटेगरी, मतलब यू आर एट हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। सी का मतलब है यू आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, एंड डी का मतलब ये है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट वेरी सून, एंड आप कहीं ना कहीं पानी के अंदर है। तो इस तरीके से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो रेटिंग सिंबल्स के थ्रू बताती हैं कि कैसा आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका सिनेरियो है। अब CRAs कैन यूज द कोडिफायर्स आल्सो। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है प्लस माइनस इनका इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे ये कंपैरेटिव स्टैंडिंग को दिखा सके विद इन द कैटेगरी ऑफ AA टू द C। अब देखो, स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स फॉर रेटिंग वॉच एंड रेटिंग आउटलुक। अगर हम रेटिंग वॉच की बात करते हैं, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहाँ पर क्या देखती है, बेसिकली रेटिंग मूवमेंट को देख रही है शॉर्ट टर्म बेसिस पर। तो जब शॉर्ट टर्म बेसिस पर देखा जाता है उसको रेटिंग वॉच कहा जाता है। वेरएज अगर इसी को हम बेसिकली रेटिंग मूवमेंट को हम नियर टू मीडियम टर्म के बेसिस पर देख रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही है डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मीडियम टर्म के लिए देखा जा रहा है, तो उसको कहा जाता है रेटिंग आउटलुक। अब स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स एंड मीनिंग की अगर हम समझने की कोशिश करें रेटिंग वॉच में, अगर हम देखें तो रेटिंग वॉच में अगर पॉजिटिव इंप्लीकेशन है, इसका मतलब ये है कि क्रेडिट अनसर्टिनिटी एक बार अगर रिजॉल्व हो गई तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो लाइकली अपग्रेड ही होने वाली है, जो भी पर्टिकुलरली इन्वॉल्व है उनका। अगर हम रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, तो रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो बढ़ भी सकती है, डाउनग्रेड भी हो सकती है, कहीं ना कहीं उसकी सर्टेनिटी है नहीं। वेरएज रेटिंग वॉच विद नेगेटिव इम्प्लीकेशन का मतलब यह है कि एक बार अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो गई, क्रेडिट रेटिंग इज मोर लाइकली टू गेट डाउनग्रेडेड या फिर वो नीचे हो सकती है। वेरएज अगर हम रेटिंग आउटलुक को देखते हैं, यहाँ पर भी देखो स्टेबल हम किसको कहेंगे, ये इंडिकेट करता है कि लो लाइकलीहुड है ऑफ रेटिंग चेंज इन द नियर टू मीडियम टर्म। पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं, मतलब हाई लाइकलीहुड है कि एक अपग्रेड रेटिंग रिवीजन हमें देखने को मिलेगा इन नियर टू मीडियम टर्म। वेर एज नेगेटिव का मतलब यह है कि हाई लाइकलीहुड है
ऑफ अ डाउनवर्ड रेटिंग रिवीजन इन द नियर टू मीडियम टर्म। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर जज किया जाता है। अबाउट द क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एक क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? बेसिकली ओपिनियन है पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, एंड वो क्या करते हैं, ये एबिलिटी बताते हैं, विलिंगनेस बताते हैं पर्टिकुलर एंटिटी की, गवर्नमेंट हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कि ये कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, एंड जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है क्या ये उसको कंप्लीट करेंगे, क्या टाइम पर उसको करने वाले हैं, इनका पीछे का कितना रहा है, ठीक है, हर चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड उसी के बाद ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये क्रेडिट रेटिंग को प्रोवाइड करती हैं। ये सिग्निफाई करता है लाइक्लीहुड अ डेप्टर विल डिफॉल्ट, मतलब कि अगर पैसा लिया है तो कितना ये है कि हाँ वो डिफॉल्ट कर सकता है, कितने रिस्क एसोसिएटेड हैं। एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टर्स, इंटरमीडिएटरीज सच एज इन्वेस्टमेंट बैंक, इशूअर्स ऑफ द डेब्ट एंड बिजनेसेस, कॉर्पोरेशन, इन सबको बेसिकली मदद करने की कोशिश करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इवेल्युएट करता है क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ डेप्टर को बाय एनालाइजिंग द क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अ एंटिटी इन क्वेश्चन। एंड यहाँ पर 3 प्रोमिनेंट सीआरएज हैं जो कि कंट्रोल करते हैं 85% ऑफ द ओवरऑल रेटिंग को। मूडीज, इन्वेस्टर सर्विसेज का आपने नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, फिच ग्रुप, ठीक है, ये फेमस 3 हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग को ज्यादातर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं क्रेडिट रेटिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला तो है कि करंट कैश फ्लो एंड इनकम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसा ही नहीं कमा पा रही तो अगर वो उधारी लेगी तो वो वापस कैसे करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं आप रिस्क एसोसिएटेड ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर पेमेंट हिस्ट्री इंक्लूडिंग एनी मिस्ड पेमेंट या फिर डिफॉल्ट, उन्होंने पहले कभी पैसा लिया हो, उसको मिस कर दिया हो, प्रिंसिपल ना दिया हो, ठीक है, डिफॉल्ट करने की कोशिश कर रही हो, तो ये सब हिस्ट्री के बारे में देखा जाता है, ये इफेक्ट करता है रेटिंग को। फिर अमाउंट दे करंटली ओन, इस समय कितना पैसा वो ओन करते हैं, एंड टाइप्स ऑफ डेप्ट दे हैव ऑलरेडी टेकन, जिससे वो अपने जो भी बेसिकली वर्किंग है उसको स्मूथ कर सके, ठीक है, बट देखा जाता है कि कितना पैसा लिया है। एंड मार्केट आउटलुक एंड इश्यूज दैट माइट प्रिवेंट टाइमली रीपेमेंट, ठीक है, और सब दिक्कतें और सब फैक्टर्स जिनकी वजह से रीपेमेंट में इशू आ सकता है, उन सबको देखा जा सकता है। तो अगर ये सब क्राइटेरियाज में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करती हुई नहीं नजर आती है, हिस्ट्री कहीं ना कहीं गवाह है कि उन्होंने डेप्ट लिया, पैसे वापस नहीं दिया, ज्यादा उनके पास कैश फ्लो भी नहीं हो रहा है, इनकम भी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उसी हिसाब से जो इतनी अच्छी रेटिंग उनको प्रोवाइड नहीं करेंगी। तो इस तरीके से हमें रेटिंग आती हुई नजर आती है। अब टाइप ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड सॉलिड, एंड स्पेक्युलेटिव ग्रेड रेटिंग का मतलब है कि आप स्पेक्युलेट कर रहे हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाई रिस्क हो सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है, तो इस तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम करती है। अगला टॉपिक देखो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक फ्रेमवर्क को सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, एंड नोटिफाई किया रूल्स को कि कैसे यहाँ पर होगा, ठीक है, सोशल एंटरप्राइजेस कैसे बिहेव करेंगी, एंड एडिशनल एवेन्यू टू रेज फंड्स कैसे, किस तरीके से पूरा काम होगा, ठीक है, इस सबको देखा जाएगा। अब देखो सबसे पहले समझते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। ये एक नया कंसेप्ट है, एंड फर्स्ट ये कहीं ना कहीं फिनेंस मिनिस्टर द्वारा लेकर आया गया था बजट स्पीच के अंदर, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 की बात करते हैं। ये अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो खरीद सकते हैं शेयर्स को सोशल एंटरप्राइज के अंदर दैट हैव बीन वेटेड बाय एन ऑफिशियल एक्सचेंज। सोशल एंटरप्राइजेस का क्या मतलब है, वो सब जो कि नॉन लॉस की हो, नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज हो, एंड जिनको स्टैब्लिश इसलिए किया गया जिससे सोशल प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं वो साइडलाइन कर सके। तो अगर आप इनके शेयर्स एंड ऑल खरीद रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इसको कहा जाता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। BSE and NSE has also got CBI nod for the SSC, एंड एग्जांपल्स क्या है, जैसे यूके के अंदर सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, कनाडा के अंदर सोशल वेंचर कॉनेक्शन है, सिंगापुर के अंदर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये कंसेप्ट है। अब देखो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे मनी को इन द प्रोजेक्ट ऑफर्ड बाय द इम्पैक्ट इशूअर, एंड उसके बाद हेल्प करेंगे टू रेज द कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट, एंड ये फर्दर हमें सोशल एंटरप्राइज के अंदर जाता हुआ नजर आएगा, एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाता हुआ भी नजर आएगा। ये जो है फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन दे विल बी लिस्टेड विद द प्रेफरेबल सिक्योरिटी टाइप, एंड फर्दर हमें इशुएंस एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज देखने को मिलेगा, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनका रोल हमें आता हुआ नजर आएगा। तो दिस इज हाउ द सोशल स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स। अब सोशल एंटरप्राइजेस एलिजिबल हैं टू पार्टिसिपेट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बट उनको कैसा होना चाहिए,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एंड फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस भी वो हो सकते हैं, having social intent and impact as their primary goal. 16 broad activities हैं जिनको अलाउ कर दिया गया है, including eradicating hunger, poverty, malnutrition, LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए अगर आप कर रहे हो, ठीक है, ये सब सोशल सेक्टर के अंदर आता है। NPOs should be registered as a charitable entity एंड वो ही होने चाहिए जो कि वैलिड है फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड एज ऑफ एनपीओ शुड बी मिनिमम ऑफ 3 इयर्स। तो ऐसा नहीं कि एकदम से कोई नया एनपीओ आया एंड यहाँ पर हमें उसका रोल आता हुआ नजर आ गया, मिनिमम 3 इयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज एंटरप्राइजेस जो कि रेस कर रहे हैं फंड्स को वाया द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उनको डिस्क्लोज करना होगा एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट के अंदर सारा अपना जो भी वो कर रहे हैं विद इन द 90 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड। एंड एनपीओ रेजिंग फंड थ्रू द इशुएंस ऑफ जीरो, एनपीओ जो है वो अपने फंड्स को कैसे रेज कर रही है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। बेसिकली दे मस्ट डिस्क्लोज देयर विजन, टारगेट सेगमेंट, ठीक है, सबको उनको सामने लेकर आना होगा। अगला देखो, अगला है सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अभी अप्रूव कर दिया है फाइनल सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क को इंडिया के अंदर एंड इंटेंशन ये है कि इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम इशू करेंगे बॉन्ड्स को वर्थ 16,000 करोड़। अब देखो सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं। ग्रीन बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं या फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जिससे हम फंड कर सके उन सब प्रोजेक्ट्स को जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आएंगे पर्यावरण के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड करेंगे। अब डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल ग्रीन बॉन्ड में, एक ऑर्डिनरी बॉन्ड में। ऑर्डिनरी बॉन्ड जो है आप कहीं पर भी इसका पैसा लगा सकते हो। ग्रीन बॉन्ड, अगर ग्रीन वर्ड जुड़ गया इसका मतलब ये है कि इसका जो पैसा है वो इसलिए जा रहा है टू सपोर्ट द इनिशिएटिव जो कि इन्वायरमेंट को बेनिफिट कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड का रोल आता है। अब सोवरन ग्रीन बॉन्ड क्या है? सोवरन का मतलब यह है कि इट कैरीज अ गारंटी। जब बॉन्ड कैरी करते हैं गारंटी को रिलेटेड टू द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एज वेल एज द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट बाय द सोवरन या फिर गवर्नमेंट इटसेल्फ, उस समय इसको सोवरन ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। अब ग्रीन बॉन्ड की स्टोरी अगर हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड कहाँ पर वर्क करते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, फिर उसके बाद अगर आप बात करते हो वाटर कंजर्वेशन की इसके अंदर, फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्ट किया जाता है। नाउ हाउ ग्रीन बॉन्ड वर्क, ग्रीन बॉन्ड आर बेसिकली फंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, बेसिकली उनको फंड करने के लिए ये चीज आई है एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देन द रेगुलर बॉन्ड, हमें आता हुआ नजर आता है एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड जिससे हम एनकरेज कर सके कंपनीज को कि भैया आप इन्वेस्ट करो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आपको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। अगर हम इनका समझने की कोशिश करें हिस्टोरिकली कैसे कैसे डेवलप हुआ, 2007 के अंदर फर्स्ट एवर क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड लेकर आया गया था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। 2008 के अंदर वर्ल्ड बैंक बना पहला इंस्टीट्यूशन जिसने ग्रीन बॉन्ड को इशू किया। 2015 के अंदर येस बैंक ने इशू किया इंडिया के अंदर पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं। 2016 के अंदर एक्सिस बैंक जो है उसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनली लिस्टेड सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड। तो यहाँ पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेसिकली ये आया था एंड पोलैंड इशूड फर्स्ट सोवरन ग्रीन बॉन्ड ऑल्सो। फिर उसके बाद 2017 के अंदर अगर हम बात करें, सेबी ने इशू की गाइडलाइंस को विद रिस्पेक्ट टू इट। जुलाई के अंदर L&T इशू किया फर्स्ट सेबी अप्रूव्ड ग्रीन बॉन्ड्स को। 2021 के अंदर एनुअल ग्रीन बॉन्ड issuance by the Indian companies reached 8 billion एंड अगर हम 2022 की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्लान को फॉर सोवरन ग्रीन बॉन्ड इशुएंस वर्थ ₹2 बिलियन। अब देखो इंडिया issued around $6.11 billion of green bond in 2021 एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट हमें इशू देखने को मिला है सिंस फर्स्ट इट केम इन 2015। गाजियाबाद नगर निगम पहला इशूअर बन गया है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड का, ठीक है। चलो अब अंडर द फ्रेमवर्क ग्रीन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कि आप किसी भी ग्रीन प्रोजेक्ट को कैसे कंसिडर करोगे। सबसे पहले तो वो एनकरेज करना चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी को, फिर उसके बाद कार्बन एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को रिड्यूस करने की बात करना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस होना चाहिए, एडेप्टेशन की बात करनी चाहिए, वो बात करें इंप्रूव करने की नेचुरल इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को और बेहतरीन बनाने की,
ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रिंसिपल्स के साथ साथ चल रहा है, ऐसे हम एक ग्रीन प्रोजेक्ट को क्लासिफाई करते हैं। तो एलिजिबल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, फिर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीन बिल्डिंग, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सब एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं। वेयर एज द प्रोजेक्ट दैट हैव बीन एक्सक्लूडेड, इसके अंदर आते हैं वो जहां पर एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉसिल फ्यूल्स का, फिर न्यूक्लियर पावर जनरेशन, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन कहीं भी हो रहा है, अल्कोहल, वेपन, टोबैको, गेमिंग या फिर पाम ऑयल इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बायोमास, जहां पर बायोमास से एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है यूजिंग द फीड स्टॉक एंड ऑल, ठीक है, तो वो एक्सक्लूड होता है। फिर लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, जहां पर एकदम से कूड़े का ढेर हो जाए, उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, वो एक्सक्लूडेड है। फिर हाइड्रो पावर प्लांट लार्जर देन द 25 मेगावाट, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी भी यहाँ पर बनाई गई है जो कि सपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, जैसे सिलेक्शन हो सके, इवैल्यूएशन हो सके इन सब प्रोजेक्ट का, एंड ग्रीन बॉन्ड के थ्रू जो पैसा आएगा, ठीक है, वो इन्हीं के अंदर बेसिकली इन्वेस्ट किया जाएगा। जो प्रोसीड होंगे बेसिकली इनके विल बी डिपॉजिटेड टू द CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड देन ये जो फंड होंगे CFI से बाहर निकालकर अवेलेबल करवाए जाएंगे अलग अलग ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल भी यहाँ पर बनाया गया है जिससे हम प्रोसीड्स की ट्रैकिंग को कहीं ना कहीं देख सके। एलिजिबल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, उनको भी हमने कंसिडर कर लिया। अब देखो अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, अगर हम न्यूज की बात करें तो सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड रेट बॉन्ड, नाम से आपको पता है रेट फिक्स्ड है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स रहता है थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, तो जितना भी टेन्योर है जो इंटरेस्ट है वो फिक्स ही रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। दूसरा देखो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, हमें इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करते हुए नजर आते हैं, कूपन रेट हमें देखने को मिलता है, एज पर द करंट मार्केट रेफरेंस रेट कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लक्चुएशन होती है। जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पर रेगुलर इंटरेस्ट हमें पे होता हुआ नहीं नजर आता है टू द इन्वेस्टर, एंड इशूअर ओनली पे द प्रिंसिपल अमाउंट टू द बॉन्ड होल्डर, तो जितना प्रिंसिपल होता है बस उतना ही वापस दे दिया जाता है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा रेगुलर इंटरेस्ट आता है वो हमें नहीं नजर आता है, इसको कहा जाता है जीरो इंटरेस्ट, ठीक है, जीरो इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है रेट बॉन्ड। फिर आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, इन्फ्लेशन के थ्रू कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हुए यहाँ पर होता है मैकेनिज्म, एंड इन दिस जो कूपन पेमेंट है दे आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन बाय लिंकिंग द पेमेंट टू सम और अदर इन्फ्लेशन इंडिकेटर, तो CPI WPI जो भी है फिक्स कर दिया जाता है, उसी के बेसिस पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पेमेंट हो रही है। ब्लू बॉन्ड नाम से आपको पता चल रहा है, ब्लू यानी कि ओशन, ब्लू इकोनॉमी, यहाँ पर इनकी बात करी जा रही है। तो एक ब्लू बॉन्ड जो है, यहाँ से जो पैसा रेस किया जाएगा उसको सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट के रूप में कहां पर लगाया जाएगा, हेल्दी ओशंस बनाने के लिए, ब्लू इकोनॉमी के अंदर, यानी कि ओशन रिसोर्सेज को आप बेटर कर रहे हो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, यहाँ पर वो पैसा लगाया जाएगा, इनको कहा जाता है ब्लू बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड अगर हो रहा है इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए लगाया जा रहा है पैसा, ब्लू बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लू इकोनॉमी। फिर आते हैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या फिर मसाला बॉन्ड, जो कि एक समय पर बहुत ही ज्यादा करंट अफेयर्स में जिसे कहते हैं ना फेवरेट टॉपिक था। तो मसाला बॉन्ड जो है वो बेसिकली ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडियन एंटिटीज लेकर आती हैं जिससे वो रेज कर सके मनी को ओवरसीज मार्केट के अंदर, पर रुपी के अंदर यहाँ पर करा जा रहा है, इसलिए इसको रुपी डिनोमिनेटेड कहा जा रहा है। अब क्योंकि रुपी के अंदर यहाँ पर हो रहा है तो रिस्क किसके ऊपर है, रिस्क उनके ऊपर है जो कि बेसिकली यहाँ पर जो फॉरेन वाले जो हैं, ठीक है, जो ओवरसीज मार्केट वाले जो हैं, जो इन्वॉल्व है, उनके ऊपर रिस्क आता है। तो इट इज एन अटेम्प्ट टू शील्ड द इशूअर फ्रॉम द करेंसी रिस्क एंड इंस्टेड ट्रांसफर द रिस्क टू द इन्वेस्टर बाइंग दीज बॉन्ड। 2015 के अंदर RBI ने अलाउ किया इंडियन एंटिटीज को कि वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज बेसिस पर लेकर आ सकते हैं। चलो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम को देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल सेक्टर। सबसे पहला आता है हमारा सेबी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रेजोल्यूशन के थ्रू इसको लेकर आई थी, पर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला 1992 के अंदर वाया एन एक्ट, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी क्या है, इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। 2015 के अंदर
कमोडिटी मार्केट रेगुलेशन वाज आल्सो गिवन टू द सेबी, मर्ज कर दिया गया था बेसिकली फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को विद द सेबी, एंड इसलिए जो कमोडिटी मार्केट रेगुलेशन का जो काम है वो भी सेबी के पास आ गया। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर भी है, कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर भी है। ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं इन द सिक्योरिटीज देखा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए डेवलपमेंट को ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, एंड रेगुलेट किया जाए सिक्योरिटीज मार्केट को। अदर की इंफॉर्मेशन की बात करें तो सेबी फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड ये 3 मेन पावर्स कहीं ना कहीं एंजॉय करता है। क्वासी जुडिशियल पावर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव भी पावर है टू परफॉर्म प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल एज वेल एज रेगुलेटरी फंक्शंस, अगर हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं उनसे रिलेटेड। चलो अगला देखो, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। अब इसको स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2016 के अंदर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक अथॉरिटी है जिसके पास काम है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का। तो ये जो पर्टिकुलर फंड है इसका ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, एंड इट विल लुक ओवर टू द मेकिंग ऑफ द रिफंड ऑफ द शेयर्स, अनक्लेम डिविडेंड, मेच्योर डिपॉजिट डिबेंचर, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी जो रिफंड वाला जो सीन आ रहा है, ठीक है, उसको बेसिकली ये देखती है। एंड ऑल्सो प्रमोट करता है अवेयरनेस को अमंग द इन्वेस्टर, एंड प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को। अगला देखो स्कोर्स। स्कोर्स जो है वो सेबी का कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। तो बेसिकली वेब बेस्ड यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम ये बनाया गया है, जहाँ पर सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड जो भी आपकी ग्रीवियंसेज है, ठीक है, मेनली अगेंस्ट द लिस्टेड कंपनीज एंड इंटरमीडिएटरीज, उनको बेसिकली ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड इसको ऑपरेशनल किया गया 2011 के अंदर, एंड फ्रॉम 2018 कहीं ना कहीं मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको कंप्लेन यहाँ पर लॉन्च करनी होगी, उसी के बाद कहीं ना कहीं आपका ग्रीवेंसेस का समाधान निकल पाएगा। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं, IBX की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया का पहला IBX लॉन्च किया गया एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी इन गांधीनगर। अब पर्पज ये है कि स्टैंडर्ड गोल्ड प्राइसिंग हो सके हमारे देश के अंदर, एंड ईजियर कर दिया जाए स्मॉल बिलियन डीलर्स को एंड ज्वेलर्स को, जिससे वो ट्रेड कर सकें इन दीज प्रीशियस मेटल्स। अगला देखो, सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL। ये जो CDSL है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी है, जो कि 1999 के अंदर लेकर आई गई थी, अलोंग साइड द स्टेट ओन्ड काउंटरपार्ट जो कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। तो वैसे हमें CDSL देखने को मिलता है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट में अलग अलग अपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। ये जो CDSL है प्रमोट करता है BSE लिमिटेड, बेसिकली इज प्रमोटेड बाय द BSE लिमिटेड जॉइंटली विद द लीडिंग बैंक्स, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब इसको बेसिकली प्रमोट करते हैं। एंड अगर हम बात करें, ये हेल्प करता है कस्टमर को कि वो स्टोर कर सकें शेयर्स को इन अ डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म, एंड एज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन ये जो CDSL है क्रूशियल पार्ट कहीं ना कहीं ये अपना रोल प्ले करता है इन द कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये जो MII है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिंग, सेटलमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरीज, ठीक है, इन सब से रिलेटेड बेसिकली ये देखते हैं। अगला देखो, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL, ये जॉइंटली ओन करी जा रही है फिम्डा, फिडाई एंड IBA के द्वारा। 2014 के अंदर इसको फॉर्म किया गया एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। क्या काम है इसका? डेवलप करती है, एडमिनिस्टर करती है बेंचमार्क्स को रिलेटेड टू द मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो बेसिकली बेंचमार्क को ये एडमिनिस्टर करती है, जैसे कि हमारे देश के अंदर माइबॉर है, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट, ठीक है, ये है जिसे माइफॉर कहते हैं, माइबॉर है, ठीक है, ये से। अब की ड्राइवर्स ऑफ द प्राइस इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये जो बेंचमार्क है दे आर बेसिकली यूज जिससे हम प्राइसिंग को देख सकें, सेटलमेंट, वैल्यूएशन कर सके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, ये जो है 1983 के अंदर आई, हेडक्वार्टर है इसका मैड्रिड स्पेन के अंदर, एंड ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि क्या काम करना चाहती है, बेसिकली ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड सिक्योरिटीज रेगुलेटर
एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द सिक्योरिटीज सेक्टर। ठीक है, कि कहीं ना कहीं हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सकें। ये वर्क करता है विद G20 एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ऑन द ग्लोबल रेगुलेटरी रिफॉर्म एजेंडा। मेंबरशिप फ्रॉम इंडिया अगर हम बात करें तो सेबी ऑर्डिनरी मेंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक एसोसिएटेड मेंबर है, वेयर एज BSE NSE मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एफिलिएट मेंबर्स हैं। बेसिकली ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में हमें सेबी यहाँ पर देखने को मिलता है। अदर कंसेप्ट अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, सबसे पहला है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट। अब ये जो है ये एक तरीके का फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर दो पार्टीज जो है वो एग्री करती हैं कि एक पर्टिकुलर डेट के अंदर फ्यूचर में हम कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी करेंसीज को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, बट प्रिवेलिंग जो स्पॉट रेट होगा उस टाइम का उस बेसिस पर बेसिकली हम इसको करने वाले हैं। अब अंडर दिस ये जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड ये जो मैकेनिज्म है is basically fixed for an agreed amount on a specific due date and इसलिए इसको फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। अब इसी के अगेंस्ट एक होता है स्पॉट रेट, ठीक है, जहां पर क्या है पैसा दिया लिया, ठीक है, उसी टाइम पर हमें देखने को मिलता है। एट मेच्योरिटी ये जो फॉरवर्ड रेट है इसे कंपेयर किया जाता है अगेंस्ट द रेफरेंस रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे एंड जो भी डिफरेंस होगा प्री एग्रीड फॉरवर्ड रेट एंड फिक्सिंग रेट के बीच में उसको सेटल कर दिया जाएगा कन्वर्टेबल करेंसी के थ्रू, बेसिकली उसको सेटल कर दिया जाएगा। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको भी मैनेज कर दिया जाएगा। अगला देखो पैसिव फंड। पैसिव फंड बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि रेप्लिकेट कर रहे हैं मार्केट इंडेक्स को या फिर स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को, जैसे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर इंडेक्स फंड हमें देखने को मिलते हैं। अब एक्टिव फंड के अंदर क्या होता है, जब आप यहाँ पर निवेश कर रहे होते हैं तो जो भी जो फंड मैनेजर है वो आपको पहले बताता है कि यहाँ पर इतना करेंगे तो इतना आपको फायदा मिलेगा, इतना आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसे ऐसे। बट यहाँ पर पैसिव फंड के अंदर फंड मैनेजर डज नॉट डिसाइड व्हाट सिक्योरिटीज द फंड इज टेकन ऑन एंड नॉर्मली इसीलिए जो पैसिव फंड होते हैं दे आर चीपर टू इन्वेस्ट एज कंपेयर टू द एक्टिव फंड, जहां पर क्या है कि जो फंड मैनेजर है वो पूरा टाइम अपना लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं अपॉर्चुनिटी को उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट पर्टिकुलरली करना चाहिए। अगला देखो हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड का मतलब ये दो या दो से ज्यादा चीजें मिला दी गई। तो सेबी ने सेटअप किया 20 मेंबर कमेटी को अंडर केवी कामत, ठीक है, ऑन द हाइब्रिड सिक्योरिटी, जिससे वो रिकमेंडेशंस को लेकर आ सके ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी। पर्पज यही है हाइब्रिड सिक्योरिटीज को आगे लेकर आए, ईज किया जाए इशुएंस को, अट्रैक्ट किया जाए डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल कैपिटल को। हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती हैं, वो सब इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर दो या दो से ज्यादा को कंबाइन कर दिया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एंड कॉमनली एंटिटीज एंड बॉन्ड्स बेसिकली हमें यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए नजर आती हैं। तो बेसिकली हमें क्या है, बॉन्ड भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड ऑल, शेयर्स भी ऑल, ठीक है, ये सब कुछ है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल इनविट्स हो गए, राइट्स हो गया, ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक हो गए, ये सब यहाँ पर बेसिकली हाइब्रिड सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। अगला देखो पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। पॉइजन क्या होता है, जहर। तो ये क्या है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए जहर है। आप कंसेप्ट क्या है ये समझने की कोशिश करो। ऑफिशियली इसको शेयर होल्डर राइट्स प्लान भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, दे परचेज एडिशनल शेयर इन अ कंपनी एट अ डिस्काउंट रेट। तो जो और सब है उनको फायदा नहीं मिल रहा, उनको तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि जो पहले से शेयर होल्डर है उनको डिस्काउंटेड रेट पर और एडिशनल शेयर मिल जाते हैं। तो इट मेक्स द बाय आउट कॉस्टली, और सब जो पार्टी है उनके लिए कॉस्टली हो जाते हैं बचे कुचे जो शेयर हैं, ठीक है, इफेक्टिवली डाइल्यूट हो जाता है ओनरशिप इंटरेस्ट एंड इसलिए हमें ये नुकसानदायक होता हुआ नजर आता है। इसको कहा जाता है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। इसके अलावा है एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं, कॉर्नरस्टोन इन्वेस्टर होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं। वो बाय करते हैं शेयर को लार्ज क्वांटिटीज के अंदर, जैसे कि म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इनके अंदर, एंड दे हैव अ गारंटीड अलॉटमेंट ऑफ शेयर ahead of the company's IPO and up to 60% of the qualified institutional investor pool to help the company in bringing other investor। तो ये देखो क्योंकि काफी बड़े ये इन्वेस्टर्स होते हैं, they basically help that particular company to bring more investors। तो इनसे फायदा ही होता है, एंकर इन्वेस्टर से किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का फायदा ही होता है, क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं ये क्वालिफाइड बायर्स होते हैं एंड अकॉर्डिंगली इनके थ्रू और भी हमें कैस्केडिंग इफेक्ट आता हुआ नजर आता है। अगला देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इनविट्स जिसको हम कहते हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है
सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड, जो कि अनेबल करती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, चाहे इंडिविजुअल है चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगा सकता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है, बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर टू अर्न अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इनकम एज द रिटर्न। अब रेगुलेट कौन करता है? सेबी इसको रेगुलेट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 भी ये लेकर आया, एंड दीज आर सिमिलर टू द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसमें क्या था? रियल एस्टेट के अंदर आप निवेश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आप बेसिकली निवेश कर रहे हो। द लिस्टेड एंटिटीज विच ओन ऑपरेट एंड मैनेज बिल्डिंग प्रॉपर्टीज फॉर गारंटिंग इनकम, ठीक है। यहाँ पर हमें सिमिलर सिनेरियो देखने को मिलता है। इसके बाद देखो फॉरवर्ड प्रीमियम। फॉरवर्ड प्रीमियम रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को, जो कि हमें इंडिया एंड यूएस बॉन्ड के बीच में देखने को मिल रहा है। एंड इट इज अ सिचुएशन इन विच हमें देखने को मिल रहा है द फॉरवर्ड या एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस फॉर अ करेंसी इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज को हम लेकर चलते हैं कि इन द फ्यूचर क्या होने वाला है, द प्राइस ऑफ द करेंसी इज विल बी द ग्रेटर देन द करंट प्राइस, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड इसको एज अ इंडिकेटर लिया जा सकता है जब भी फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखो इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी ने कैरेक्टराइज किया है फ्रंट रनिंग फ्रंट रनिंग एज अ फॉर्म ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन, ठीक है, एंड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड पेनलाइज सेवरल फंड हाउसिंग ओवर दिस एक्टिविटी। तो देखो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रंट रनिंग है इसका क्या मतलब है, इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये बेसिकली एक गलत काम है जो कि आप कर रहे हो। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, आप पहले ही परचेज कर ले होते हो, पहले परचेजिंग एंड सेलिंग हो जाता है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी सिक्योरिटीज का, एंड वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अनफेयर है, गलत है। अब ये कैसे हो जाता है? क्योंकि पहले से ही लोगों के पास कुछ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। अब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है? जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड डिक्लेरेशन, बायबैक अनाउंसमेंट, एक्सपेंशन प्लान, मर्जर अमेलगेमेशन अगर कुछ होने वाला है आगे, वो सब, शेयर सेल कितने का हुआ, अगर ये सब इंफॉर्मेशन किसी को भी पता रहती है तो वो इट इज वेरी लाइकली कि वो क्या करेंगे, वो पहले से ही किसी चीज को परचेज कर लेंगे, है ना। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है कि वो पब्लिक डोमेन तक कहीं ना कहीं जस्टिशिएबल में आ ही नहीं रहा है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियर अगर आपके पास पोजेशन है, आपके पास पहले से ही ये सब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिंग, तो ये सफिशिएंट नहीं है ये चीज को प्रूव करने के लिए कि आप गलत काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगला देखो, अगला क्या है? फ्रंट रनिंग। आप सबसे आगे आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, कहते हैं ना बहुत ज्यादा आगे आगे बढ़ रहा है। तो फ्रंट रनिंग में क्या होता है? ये भी एक माल प्रैक्टिस है जहां पर डीलर या ट्रेडर या फंड मैनेजर, जिनको पहले ही पता होता है कि यहाँ फायदा मिलने वाला है इस पर्टिकुलर शेयर से, उस शेयर को परचेज करने लग जाते हैं इन हैवी अमाउंट, इन बल्क। सच बल्क ऑर्डर ड्राइव्स अप द शेयर प्राइस। इसकी वजह से हमें शेयर प्राइस बढ़ते हुए नजर आते हैं, एंड इट इज इलीगल इन इंडिया। इसको कहा जाता है फ्रंट रनिंग। उसके बाद देखो कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, जिससे क्या कर सके हम, बेसिकली फंड को जनरेट कर सके, जनरली फॉर द टाइम पीरियड अप टू 1 ईयर। एंड ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिनको इशू किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, एंड कहीं ना कहीं ऑफर किया जाता है एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू से कम ही हमें देखने को ये मिलता है कि ये आता है। अगर हम पार्टिसिपेटरी नोट्स की बात करते हैं, पी नोट्स की बात करते हैं, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनको इशू किया जाता है रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, एफआईआईस के द्वारा, टू दी ओवरसीज इन्वेस्टर, जिससे वो क्या कर सके, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सके, बट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ इन सेबी। तो सेबी के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहे, बट फिर भी आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर पा रहे हो, पी नोट्स के थ्रू ये हो पाता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं लेकर आते हैं। अब ये जो एनोनिमिटी है जो कि पी नोट्स प्रोवाइड करती है, इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव है फॉर द एंटिटीज जो कि ट्राई करती है कि नहीं, हम कैसे ही देश के अंदर निवेश कर सके। अगला देखो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ या फिर वेंचर कैपिटल फंड। अगर हम एआईएफ की बात करते हैं, कोई भी फंड स्टैब्लिश या फिर इनकॉर्पोरेट किया जाए इंडिया के अंदर जो कि प्राइवेटली पूल्ड कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है, विच इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, एंड कलेक्ट करता है फंड को फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। तो कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं पहले से ही सोफिस्टिकेटेड है, प्री डिसाइडेड है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेटेड है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो, फॉर इन्वेस्टिंग इट इन अकॉर्डेंस विद डिफाइंड
इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स इन्वेस्टर। तो कहीं ना कहीं डिफाइंड होता है कि हाँ ये जो इन्वेस्टर है ये इसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर निवेश करने वाले हैं। इसको कहा जाता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। वेरेज अगर हम वेंचर कैपिटल फंड की बात करते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जहां पर क्या है मैनेज किया जाता है मनी को फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर सीकिंग टू प्रोवाइड कैपिटल इन स्टार्टअप एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अगर आप किसी वेंचर के अंदर कहीं ना कहीं आप करना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टू प्रोवाइड द कैपिटल इन स्टार्टअप या फिर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, तो हमें यहाँ पर VCF आता हुआ नजर आता है, वेंचर कैपिटल फंड आता हुआ नजर आता है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है हमारा टॉपिक, थोड़ा सा नीचे चले गए, एक बार ऊपर चले जाते हैं। हाँ, अगला है हमारा लास्ट आज का इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। अब देखो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसका मेन एम ये है कि हम बेनिफिशियल कहीं ना कहीं कर सके सोशली, इन्वायरमेंटल जो भी इफेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम अपने गेन्स के लिए लेकर आ सकें। एंड अंडर इट जो इन्वेस्टर होते हैं वो कंसीडर करते हैं एक कंपनी के कमिटमेंट को टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी टू पॉजिटिवली सर्व द कंट्री एज अ होल, ठीक है, या फिर एज अ सोसाइटी एज अ होल। तो जैसे कि एजुकेट गर्ल्स डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिकली गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए लेकर आया गया। तो एज वर्ल्ड्स फर्स्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड फॉर एजुकेशन, इट वाज लॉन्च्ड एज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर बेसिकली एज अ कंसेप्ट हमें आता हुआ नजर आया। अगले पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम इंश्योरेंस सेक्टर वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा, नीचे लाइक का बटन दबा देना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IAS। एंड ऐसे ही आप हमारे साथ इन लेक्चर सीरीज को कवर करते रहिए। मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।